जागते रहो। आज जागते रहो के इस एपिसोड में इसे चर्चा करेंगे। जो भी साथी जुड़ते जाएं उनसे अपील है कि वो शेयर करते रहें, इस वीडियो को, इस लाइव को शेयर करते रहें अपने उस पर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। हमारी चर्चा सामाजिक चर्चा है। आज कुछ विशेष मैं चर्चा करना चाहता था। आज मैंने सुबह मन बनाया था कि आज के जागते रहो अपने कार्यक्रम में मैं भस्मासुर की कहानी सुनाऊंगा। भस्मासुर की कहानी पर आज आधारित होगा, लेकिन आज एक दो चीज़ें और बीच में मिक्स करनी पड़ेंगी। एक तो आज हमारी क्लास हुई, एक जो वाल्मीकि पाठशाला की क्लास चलती है अभी 8 से 9 रात को अभी हुई, और जो हमारी आज की काउंसलर थी उसमें कुमारी पूजा सौदा, जिन्होंने आज स्पोर्ट्स पर, खेलकूद पर क्लास ली, काउंसलिंग की, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई स्पोर्ट्स में। तो मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ अपनी जवानी में, स्पोर्ट्स से बहुत लगाव रहा है। मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन आज जो चीज़ें पता चली वो तो मेरे को भी बहुत ही चौंकाने वाली थी। पूजा हमारी नेशनल कबड्डी प्लेयर है, हरियाणा से हैं और राष्ट्रीय चैंपियन है कबड्डी की। बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा हमारे समाज की इस बेटी ने। और आज वाल्मीकि पाठशाला में आज पहला लेक्चर दिया उन्होंने, 1 घंटे का लेक्चर था, बहुत बढ़िया। हमारी बेटियां भी बहुत तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वही बेटियां बढ़ रही हैं जिनके माँ बाप, पेरेंट्स उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ने दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, उस हर चीज़ में जिसमें कि उन बेटियों का इंटरेस्ट है, लगाव है। उनको माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे खेलकूद में, हर फील्ड में। और जो माँ बाप उनको सामंतवादी विचारधारा से, मनुवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के आज भी उनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, दूसरों की बातों के चक्कर में आकर के कि कौन क्या बोलेगा, आज भी उनको बंद कमरों में रखा हुआ है। झूठी इज्जत, मान सम्मान के लिए अपनी बेटियों का, उनके जीवन को नरक बना रखा है, उनको गुलामी की हुई है। तो आज मैं भस्मासुर पे कहानी सुनाने की सोच रहा था, उस पर करेंगे तो, लेकिन आज इस पे खेल कूद वाले पे पहले थोड़ी चर्चा करेंगे, बाद में हम आएंगे उधर। आज मुझे पता चला गेम्स में कितने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं खेल कूद में, और हम ध्यान नहीं देते उस तरफ। और हमारे दूसरी बात ये कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, मैंने देखा, मैं भी था उसमें, बस खेल रहे हैं और ये सोचते हैं बस टीम में आ जाएं, कैसे मौका मिले, स्टेट टीम में, डिस्ट्रिक्ट टीम में, रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल में, भारत की टीम में, बस सपने सजो रखे हैं, बस सपने देख देख के सो रहे हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, उनका हमें पता भी नहीं है, ABCD नहीं पता हमें। तो आज पूजा बेटी ने बताया, हमारी उस बहन ने बताया कि कैसे एक स्पोर्ट्समैन को क्या क्या साथ में करना चाहिए। और खाली टीम में चुने जाने की बात नहीं, अगर नहीं भी चुने गए, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और आप इस साथ में चीज़ें करते हैं तो आपको
स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियां मिल सकती हैं, आपको आप रेफरी बन सकते हैं, एम्पायर बन सकते हैं, आप कोच बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं गेम्स के यूनिवर्सिटियों में, आप टीचर बन सकते हैं, पीटी टीचर बन सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, आप अपनी एकेडमी बना सकते हैं। दुनिया भर के काम, लेकिन हर एक काम का अलग अलग कुछ कोर्स करने हैं, फिजिकल कोर्स करने हैं। एक उन्होंने बताया शॉर्ट NIS और 1 ईयर का जो फुल NIS है, वो कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स करने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम आज पूजा बेटी ने बताया। उन्होंने हमारी काउंसलर अब हो गई हैं वाल्मीकि पाठशाला में, और हमारा जो वाल्मीकि स्पोर्ट्स एकेडमी बनने उसकी मैनेजिंग कमेटी में। जी धन्यवाद सुरेश कुमार जी। बस हमने तो समर्पित कर दिया समाज के लिए, बस जीवन जो थोड़ा बहुत बचा है बस समाज के लिए पूरी तरह। बस हम समाज को कैसे दिशा दे जाएं, कैसे इनको प्लेटफॉर्म दे जाएं अलग अलग, और ये फिर करते रहेंगे अपने आप। आपका धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि भैया स्पोर्ट्स में खाली खेल को खेलना ही नहीं है, उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इस देश में, भारत में, भारत सरकार में इसमें अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। सैकड़ों रोजगार हैं, सैकड़ों तरह के काम हैं, और हमारे लाखों लाख लोग एडजस्ट हो सकते हैं। और सिर्फ एक खेल नहीं है क्रिकेट, सैकड़ों खेल हैं, चाहे इसमें खो खो है, कबड्डी है, दौड़ भाग है। ये ऐसे खेल हैं इनमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते। ये तमाम है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ये सारे के सारे खेल हैं जिसमें कि हम हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, निकल सकते हैं, सरकारी नौकरी से लेकर के हर काम कर सकते हैं बहुत। तो इसलिए हमें इस पे ध्यान देना होगा। और हमने जो वाल्मीकि स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई है उसमें भी लोगों को जुड़ना होगा, क्योंकि हमें चौतरफा अपने समाज को एजुकेशन से भी, स्पोर्ट्स से भी, उधर फिल्म इंडस्ट्री से भी, कला से भी, सिंगिंग, हमारे लोगों में बहुत ज़बरदस्त सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, और वाद्य यंत्र तो बहुत बनाते हैं, चाहे ढोल से लेकर के, चाहे वो तबला हो, हारमोनियम हो, एक से एक वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो अगर हम अपने समाज को हर फील्ड में अगर हम प्लेटफॉर्म देंगे तो वो अपने अपने लेवल पर उनको मौके मिलेंगे और समाज मजबूत होगा, और वो लोग परंपरागत पेशे छोड़ करके नए नए पेशों में जुड़ेंगे। बशर्ते कि हमारी जो टीम लोग हैं उनको साथ खड़ा होना पड़ेगा, पे बैक टू सोसाइटी करनी पड़ेगी, जो सफल लोग हैं। मगर दुख की बात क्या है कि जो सफल हो गया वही समाज छोड़ के चला गया। हम भी उनको कहते हैं भाई ठीक है, चुप गए, कोई बात नहीं, बैकडोर से सपोर्ट करो भाई, और कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत धन से सपोर्ट करो, जो ईमानदारी से जो संगठन काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ उनके साथ आके खड़े हो सकते हो। अगर वो भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जैसे हमारे PhD स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और इंजीनियर हैं, वो सब जिस तरह वाल्मीकि पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, कोई हफ्ते में 1 घंटा दे रहा है, कोई हफ्ते में 2 दिन दे रहा है, कोई 4 दिन दे रहा है, तो उस तरीके से आप पे बैक टू सोसाइटी पढ़ा तो सकते हो। चाहे शर्मा रख लो पीछे नाम, वर्मा रख लो, कोई बात नहीं, हम कहेंगे जी जनरल हैं, वो हमारे गरीब समझ के हमें टाइम दे रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। तो इतना ही कर लो, इतनी तो दया कर लो समाज पे बैक टू सोसाइटी तो करो, चाहे छुप के ही करो, कुछ तो करो। आ जाओ, लगा लो अपने नाम के आगे ठाकुर, हम कह देंगे ठाकुर साहब हैं जी, दया आ गई, हमारी पाठशाला में पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, कोई बात नहीं। लेकिन जो तुमने हासिल किया समाज से, बाबा साहब की वजह से, उनके संविधान की वजह से जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, आपको लौटाना तो पड़ेगा, और लौटाना चाहिए। चाहे धन दो, चाहे ज्ञान दो, चाहे अपना समय दो,
आप आ जाओ, शर्मा वर्मा बन के आ जाओ, बोलो मैं सामाजिक काम करने आया हूँ, ये कमज़ोर तबकों के लिए आया हूँ काउंसलिंग करने, ऐसे ही आ जाओ, कुछ भी बहाना बना दो, लेकिन आ जाओ भाई, वापस तो लौटना पड़ेगा। छुपने से काम नहीं चलेगा, आना तो पड़ेगा, और समाज के बिना गति भी नहीं है। खैर एनीवे, मेरी तो अपील थी। अब हम भस्मासुर पे बात करेंगे। मैंने आज सुबह सुबह मन बनाया था कि आज भस्मासुर की कहानी सुनाएंगे। आपको सबने सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी है। भस्मासुर एक विदेशी आर्य, और उस आर्य ने, हमारे शिव भोले भंडारी बोलते हैं शिव को, शिव की पूजा वूजा जो भी करते हैं उनको मनाने के लिए, उनको उनसे वरदान लेने के लिए उनका तपस्या वगैरह शुरू कर दी, जो ये कहते हैं अपने धार्मिक लोग। उनकी तपस्या वपस्या कर दी, पूजा वूजा, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको रिझाने के लिए, मनाने के लिए, उनसे वर प्राप्त करने के लिए। अब शिव ठहरे आदिवासी भोले। जिस भोले आदमी ने समुद्र से निकला विष पी लिया दुनिया बचाने के लिए, अब उससे भोला कौन हो सकता है? अब उससे भोला कौन हो सकता है कि उसके साथियों जो दूसरे थे उन्होंने विष उनको पिला दिया और उसको अमृत लेके भाग गए, तो उससे भोला फिर भी वो दुनिया बचाने चला। तो उस भोले आदिवासी ने, भोले शिव ने, आदिवासी शिव, हमारे शिव ने अब वो प्रसन्न हो गए। बोले ज़्यादा परेशान नहीं करते, वहाँ आ जाते हैं, प्रकट हो गए। अब वो चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा, पैरों में गिर गया जी वो तो। भस्मासुर, ये भस्मासुर नहीं है, भस्मासुर नहीं है, ये भस्मासुर है। ये देवताओं वाला सुर है, क्योंकि सुर असुर, असुर ये बोलते हैं जो इनके आर्यंस नहीं है, अनार्यंस को, जो यहाँ के मूल नागरिक हैं उनको असुर बोलते हैं। और जो इनके विदेशी हैं, जो इंद्र की टीम के हैं, विष्णु की टीम के हैं, ब्रह्मा की टीम के हैं, उसको सुर बोलते हैं। तो जैसे ब्रह्मा है, माँ पीछे आ रहा ना, जैसे भीष्मा है, ये भस्मासुर, और इसको डाल दिया हमारे उस पे, हमारे गले में बांध दिया। ये हमारा नहीं है, ये उनका असुरों वाला है, हम असुर हैं, आदिवासी। अब इसने तपस्या कर ली, जब शिव प्रकट हो गए भोलेनाथ, उनका भैया मांग ले, तूने क्या मांगना है, मैं तो खुशी हो गया। अब उसने कहा जी महाराज आ गए हो, आप में शक्ति बहुत है, मुझे वरदान दे दो कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब भोलेनाथ ने क्या नहीं था, तथास्तु, पर ठीक है, तूने मांग लिया, खुश कर दिया, ले ले भैया, तो जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म ही हो जाएगा। अब वो तो बहुत चालाक था, वो तो जैसे ही वरदान मिला तो उसने अपना अपना रूप दिखा दिया। अब उसने कहा शिव जी को, महाराज को, कि भैया कि आपने आशीर्वाद दिया है, ये सच्चा है झूठा है कैसे पता चलेगा? तो उसने बोला फिर क्या करे भाई बता। बोला मैं आपके ही सर पे हाथ रखता हूँ, पहले देखता हूँ कि आपके हाथ पे सर रखे, अगर आप भस्म हो गए तो सच्चा है, और भस्म नहीं हुए तो भैया फिर झूठा है। अब शिव का वरदान तो असली था, उन्होंने तो पूरा असली वरदान, अपनी शक्ति दे दी उसको। अब उसने, भाई ने, उसने कहा भी नहीं, मैं तो आपके सर पे रखूंगा हाथ। अब शिव आगे शिव ने कहा भैया बचो अब इससे, तो पहले तो अपनी शक्ति उसको दे दी बिना सोचे विचारे, और शिव आगे। अब वो भस्मासुर पीछे पीछे हाथ लेके घूम रहा है, बस भाग रहा हाथ ऐसे आगे करके कि कैसे शिव का सर मिले, उस पे सर पे हाथ रख दें। शिव दौड़ रहे हैं जी चारों तरफ, पूरी सृष्टि में घूम रहे हैं। अब कौन बचाए, बचाओ बचाओ भी नहीं कह सकते, बचाओ बचाओ कहेंगे, खुद ही दुनिया का रखवाला उसको बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, तो बहुत अपमान हो जाएगा।
अब पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा, तभी वहां पर एक सुंदर महिला जो शिव को जानती थी, वो वहां पर उसने देखा शिव आगे आगे और एक कोई सुर पीछे भाग रहा है। अब शिव थोड़े से आगे निकल के साइड में आए तो वो आ गई उनके पास, शिव को पूछा कि क्यों भाग रहे हो आप तो बड़े ताकतवर हो, क्यों भाग रहे हो आप? तो उन्होंने कहा भाई ऐसे बात है, मैंने इसको वरदान दे दिया, अभी वो वरदान मेरे ऊपर ही चेक कर रहा है। अब मैंने इसको वरदान दे दिया तो उसको मैं खराब भी वो भी नहीं कर सकता हूँ। अब वो तो वरदान है ही, ताकत आ गई इसके पास, मैंने अपनी शक्ति दे दी। अब उसने कहा मोहिनी ने कि भैया अब ठीक है मैं करती हूँ, कोई बात नहीं, इसका जो कल्याण करना है। शिव को उन्होंने थोड़ा पीछे करा, पेड़ के पीछे, भाई पेड़ के पीछे छुप जाओ। और जैसे ही वो आया भागता हुआ पीछे से, तो सामने सुंदर एक खूबसूरत महिला खड़ी है, बिल्कुल एक्शन बना करके खड़ी हो गई वो। अब उसको देखते ही वो जो सुर था भस्मासुर वो भूल गया, शिव को भूल गया। उसने कहा तो सुंदर औरत है। अब उसके पास आके उसने बात की कि सुंदरी तो आप यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में, किसी को देखा है ऐसे भागते हुए? शिव को देखा है। तो उन्होंने कहा शिव को छोड़ो, अभी मैं सुंदर औरत खड़ी हूँ और तुम ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो इधर उधर की। बोला चलो डांस करते हैं। तो मोहिनी ने अपना डांस शुरू कर दिया, नृत्य, खूबसूरत नृत्य, सुंदर महिला और बढ़िया नेत्र नेत्र अपना नृत्य शुरू कर दिया। अब उसको कहा कि भैया तू भी नाच मेरे साथ। अब सुंदर महिला उसकी बात कैसे टाले वो भस्मासुर। अब वो भी नाचना शुरू हो गया, मस्ती में मगन हो गया, थोड़ी देर में मस्त हो गया, डांस में शुरू हो गया सुंदर महिला के साथ डांस करते हुए। अब वो नृत्यकी ने बस अपना करते करते डांस इधर उधर हाथ उथ फेंके और बाद में अपना हाथ अपने सर पे एक्शन किया। और उसने भी उसको देख के डांस कर रहा था। अब जैसे मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पे रखा, उसने भी, भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पे रख लिया। अब सर पे रख लिया तो भस्म होना ही था, क्योंकि भोलेनाथ का, महादेव का आशीर्वाद था कि जिसके सर पे भी रखेगा चाहे अपना ही सर क्यों ना हो। अब वो भस्म हो गया जी, खलास कहानी। फिर भोलेनाथ निकले पेड़ के पीछे से, उस मोहिनी का धन्यवाद अदा किया कि धन्यवाद, जान बचाई। अब भोलेनाथ चल दिए, पहुंच गए, उससे जान छूटी बड़ी मुश्किल से भस्मासुर से। अब ये जो कहानी है, ये कहानी आज हमारे समाज के ऊपर लागू होती है। जैसे हमारे भोले भंडारी शिव ने अपनी शक्तियां दूसरों को दे दी, दूसरे ने आकर के हाथ पैर जोड़े, मीठी मीठी बातें की, और जब आपका वोट रूपी वरदान शक्ति आपने उसको दे दिया, तो फिर वो वरदान लेके कह रहा है, भाई सत्ता बना के कह रहा है, सत्ता में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद कह रहा है कि ये भैया झाड़ू वालो, अब ये शक्ति में देख चेक तो कर लूं कि तुम पे ही इस्तेमाल करूं, मैं तुम्हें तो भस्म करके देख लूं कि हम तो कच्चे कर्मचारी काम कर रहे थे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन के अब तुम्हें ठेके पे भेजते हैं, कच्चे से भी नीचे भेजते हैं। और उस वरदान जो आपने अपनी शक्ति, वोट रूपी शक्ति, उसको दे के सत्ता दे दी कि ले बेटा सत्ता ले ले, और पहला हाथ तो हमारे ही सर पर रखियो, हमारे ही अधिकार खत्म करियो, हमारे ही संविधान खत्म करियो, हमारे ही तो कानूनी अधिकार खत्म करियो, हमारी नौकरी कच्ची कर दियो, ठेके पे कर दियो, हमें पुलिस से पिटवाना, हमारी बहन बेटियों के साथ जब जुल्म जाती हो तो सामने मत आना। तो जो हमने वोट रूपी भोलेपन में आके
हम लगातार इनको दिए जा रहे हैं, इन भस्मासुरों को। और ये भस्मासुर पिछले 75 साल से हमारी शक्ति लेकर के, हमारी वोट की शक्ति से सत्ता प्राप्त करके ये कह रहे हैं पहले तुम पे ही चेक करेंगे, पहले तुम्हारे ही सर पे हाथ रखेंगे, और रख देते हैं। हमारे अधिकार खत्म होते हैं, वही तो भस्म करना है। आज एक बहुत जबरदस्त भस्मासुरों ने कल एनडीएमसी के हमारे जो कच्चे टीएमआर कर्मचारी थे उनको चिट्ठियां दी परमानेंट लेटर के रूप में। और वो चिट्ठी मेरे हाथ लग गई आज मुझे मिल गया वो लेटर, जो कह रहे हैं जी परमानेंट करने का हमने तुम्हें लेटर दिया है। सुना है खुद गृह मंत्री अमित शाह आए थे कल, सांसद नई दिल्ली की मीनाक्षी लेखी थी, परमानेंट होने की चिट्ठियां दी हैं, पूरे जश्न मन रहे हैं। कर्मचारी तो खुश होंगे भाई, पक्की नौकरी है। कच्चे थे पक्के के लेटर दे दिए खुद होम मिनिस्टर ने, सांसद महोदया। और हमारे यूनियन वाले भी खूब फूले नहीं समारे। लेकिन जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसमें जो लिखा है 3 नंबर कॉलम में, बेहद चौंकाने वाला, ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर, ऐसे परमानेंट होने की ऐसी चिट्ठी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं भी ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, और प्राइवेट सेक्टर में, चलो सरकारी सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने ऐसी टर्म्स कंडीशन नहीं देखी। जो उस अपॉइंटमेंट लेटर का जो कल लेटर मिले हैं उसका 3 नंबर क्लॉज, जो प्रोविजन पीरियड है आईडी एक्ट में भी 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है जब कोई नौकरी अपॉइंट होती है। नई रिक्रूटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर्मचारी कुछ उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे पाए, कुछ छुट्टियां कर ले या कुछ गलतियां हो जाएं, तो उसको ज़्यादा 3 महीने के लिए और बढ़ा देते हैं। टोटल 90 डेज का प्रोविजन पीरियड होता है। लेकिन इसमें 2 साल का प्रोविजन पीरियड दिया है। कल जो एनडीएमसी में चिट्ठी बांटी है, 2 साल का 24 महीने का प्रोविजन पीरियड, मतलब 2 साल तक पक्के नहीं है प्रोविजन पीरियड, वो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई कच्ची। और उसके बाद भी उसमें लिखा है कि उसको बढ़ाया जा सकता है अथॉरिटी अगर चाहे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका मतलब ये 2024 में वोट लेना चाहते हैं हमारा, और इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। भारत का आईडी एक्ट कह रहा है कि 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है, और प्राइवेट में बड़ी बड़ी कंपनियां 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है जो कानून में वही लिखती हैं टर्म्स कंडीशन में। ये तो होम मिनिस्टर देने आ रहा भारत के कानून, अभी तो आईडी एक्ट जिंदा है, अभी खत्म नहीं हुआ भाई। आप 2 साल का प्रोविजन पीरियड दे रहे हो, जब मर्जी निकाल सकते हो, लिखा उसमें। एक बात तो ये। दूसरी बात, उसमें इन्होंने कल से ही उनको परमानेंट माना। उसमें मैंने डेट तो उसमें कहीं नहीं लिखी, डेट सिर्फ आज कल ही की लिखी है। जैसे एमसीडी में भी परमानेंट हुए थे 2013 में 11 में, बहुत सारे उनके एरियर के केस भी मैंने डाले हुए हैं। वो भले ही 2013-14 में हुए थे, लेकिन वो पीछे से 5 साल 7 साल 10 साल पहले से उनको परमानेंट माना गया था। उस पीरियड का एरियर भी बहुतों को मिल गया, बहुतों को मिलना बाकी है। उनकी सर्विस पीछे से, अब यहाँ 10 साल 12 साल 15 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी यहाँ पर कच्चों में, तो उनकी पीछे की सर्विस तो खत्म हो गई इस अपॉइंटमेंट लेटर से।
ना इसमें एरियर का लिखा है, ना इसमें ये लिखा है कि भाई इनको पिछली बैक डेट से इनको परमानेंट माना जाएगा, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, सीनियरिटी, और 10 साल अगर पीछे से मानते तो पीछे का उनका 10 साल का ग्रेजुटी, सारी चीज़ें बनती भविष्य में जाके, सीनियरिटी बनती। वैसा कुछ नहीं लिखा। मैंने देखा पूरा, मैं उसकी चिट्ठी लेकर के आया हूँ, उसकी एक कर्मचारी से मुझे मिल गया, नाम नहीं बताऊँ कहीं उसी को हटा दें। तो इतना बड़ा छल, कल अपॉइंटमेंट लेटर दे वाई लूट रहे हैं कि हमने पक्के कर दिए, पक्के कर दिए। उसकी लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, तीन आगे पीछे 6 पेज का वो लेटर है। ये भस्मासुर हमारी वोट की शक्ति लेकर के, और ये नए भस्मासुर आ रहे हैं कि 2024 में हमें लेटर दिखा के, मतलब हमें रिझा के खुश करके, भोलेनाथ की तरह है, उसने तपस्या की थी या जो भी किया, और ये हमें लेटर दे के कह रहे हैं भाई खुश हो जाओ, हमने तुम्हें पक्का कर दिया, और 2024 जीतना चाहते हैं। और लेटर पढ़ा तो मैं एक लीडर होने के नाते, यूनियन लीडर होने के नाते मैं तो हिल गया उसको, चिट्ठी को पढ़ के। मैं तो कल चिट्ठी लिखूंगा इसको, होम मिनिस्टर को और एनडीएमसी को, कि ये आपने क्या टेक्निकल भाषा लिखी है भाई ये। और दूसरी बात ये है कि प्रोविजन पीरियड तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 10-10, 15-15 साल से ऑलरेडी बैकडेट से काम कर रहे हैं। इनको तो रेगुलाइजेशन की चिट्ठी मिलनी चाहिए। एक क्लॉज और बीच में लिखा 5 नंबर 6 नंबर, जिसमें इन्होंने एनडीएमसी का एक लॉ है, टेम्परेरी एम्प्लॉय एक्ट 1965, वो डाल रखा है इन्होंने कि अभी ये टेम्परेरी माने जाएंगे, भले ही स्केल तनख्वाह मिल जाए कुछ भी। इनके साथ तो बहुत भारी छल कपट हुई है। ये मैं प्रचार करूंगा कल। आज मेरे को चिट्ठी मिली, मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ी, तो यही तो होते हैं भस्मासुर। और कौन भस्मासुर है? रख दिया हमारे कर्मचारियों के सर पे हाथ कि भस्म हो जाओ भाई। हमारे कर्मचारी संभाल संभाल के रख रहे हैं उस चिट्ठी को, लेकिन इससे नहीं पता चल रहा है कि हमें गुलामी थोप दी 2 साल तक, 24 महीने। अगर छोटी सी भी गलती हो गई और ये ढूंढेंगे, लिख देंगे और निकाल के बाहर कर देंगे, उसमें लिखा है 1 महीने का नोटिस दे के हटा देंगे भाई। और उसमें रिजाइन का भी लिखा है कि रिजाइन आपको देना पड़ेगा अगर मांगेंगे वो तो। मतलब चारों तरफ से बांध दिया उस चिट्ठी में, और सर्विस बिल्कुल न्यू कर दी, फ्रेश कर दी। कल 23 तारीख से 3 तारीख से 3 मई से। तो पीछे की सर्विस का क्या होगा भाई? 15-15 साल, 16-16 साल हो गए। तो इसलिए हम तो बिल्कुल हम तो भोलेनाथ की तरह ही घूम रहे हैं, आशीर्वाद देते घूम रहे हैं सबको, ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो। और हमें पता है इन्होंने हाथ हमारे ऊपर ही रखना, हमें ही भस्म करना है। हमारे ही सर अर्थात संविधान रूपी, हमारे सर रूपी संविधान पे हाथ रख के उसी को भस्म करना है इन्होंने, हमारे अधिकारों को। और हमें पता है, हम फिर भी उनको आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। तो आज भस्मासुर की कहानी मैं सुनाना चाह रहा था, लेकिन आज लेटेस्ट ये बात आ गई मेरे सामने। एनडीएमसी की चिट्ठी मेरे हाथ लग गई। कल उस चिट्ठी को लगा करके मैं भेजूंगा होम मिनिस्टर को, एनडीएमसी को, कि भैया बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कर्मचारियों को बताओ कि आपने क्या लिखा है इसमें। ये 24 महीने का कौन सा प्रोविजन पीरियड भाई? प्राइवेट लाला भी नहीं दे रहे, तो तुम तो सरकार हो।
प्रोविजन पीरियड एक तरह का टेम्परेरी ही काम होता है, नौकरी होती है। सिर्फ आपको स्केल वो इस महीने से स्केल वो दे देंगे बढ़ा करके परमानेंट का, आपका स्केल जो फिक्स किया उसमें। बाकी 24 महीने में जो भी तुम्हारे साथ तुमने गलती करी, बीमार पड़ गए, छुट्टियां ले ली, कोई और गलती हो ही जाती है काम करते करते, 24 महीने तुम्हारी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। गुलाम, दिन रात काम करना पड़ेगा आपको, उनके हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं तो बना रहे हैं फाइलें 24 में जीतने के बाद सबसे पहले जो लेटर हैं, इन लेटर को हमारे ऊपर ये हमारे सरों पे रख करके हमें भस्म कर देंगे, हमारी नौकरियां खा जाएंगे। क्योंकि पक्का तो करना ही नहीं है ना इन्होंने, जब फौज नहीं छोड़ी, जब फौज को इन्होंने 5-5 4-4 साल की नौकरी कर दी, तो हमें कहां से पक्का करेंगे ये तो चुनाव आ रहे हैं, इनको पता फंस गए हैं, चौतरफा इनके खिलाफ मूवमेंट चल रही है। तो बस ये नकली ये चिट्ठियां बांट रहे हैं, असली चिट्ठियां और उसके अंदर टेक्निकल भाषा। तो मेरी एनडीएमसी के कर्मचारियों से, उन सभी लोगों से जो एनडीएमसी कर्मचारियों को जानते हैं, उनको बोलो भाई चिट्ठी को वकीलों को पढ़वाओ, अपने शाने लोगों को पढ़वाओ, इसमें देखो क्या लिखा है। और सरकार को लिखो, एनडीएमसी को, कि इसको करो 6 महीने का। पहली बात तो प्रोविजन पीरियड को 6 महीने करो, और दूसरी बात हमारी सर्विस तो पीछे से करो भाई, तुमने अभी से कैसे कर दी फ्रेश। हमारे लोग हो गए 50 साल के, 52 साल के, 45 साल के, जिनको चिट्ठियां मिली हैं, क्या मिलेगा उनको? रिटायरमेंट पे 2 4 5 साल 10 साल कर भी लेंगे तो क्या मिलेगा भाई उनको? पीछे की सर्विस तो पूरी खलास। कोई कह रहा जी 5 लाख मिलेंगे, कोई 8 लाख मिलेंगे। अरे कहाँ मिलेंगे? चिट्ठी में तो लिखा नहीं है, कौन देगा? एरियर तो तभी बनेगा जब तुम्हारी बैकडेट से सर्विस पक्की होगी, लिखा होगा उसमें। कोई और चिट्ठी दी है इसके अलावा तो मुझे पता नहीं। जो मुझे चिट्ठी मिली है, जो कल बंटी है, उसमें से एक चिट्ठी मेरे भी हाथ लग गई, मुझे मिल गई। साथियों, खतरा बहुत भारी है, और हमारे लोग भोलेनाथ बन करके बांटते फिर रहे हैं अपनी शक्ति, दिए जा रहे हैं उन्हीं भस्मासुरों को ताकत की, लो भाई, और पहला हाथ मेरे ही सर पर रखना। तो इसलिए साथियों, मैं ज़्यादा समय खर्च नहीं करूंगा आपका। इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा करें, लाइक करो मत करो, शेयर करो। और जो हमारा चैनल है @अज्ञानी टीवी, उसको सब्सक्राइब करो भाई। हम इतने सारे लाखों आदमी हैं, अभी तक 1000 पार नहीं हुए उसके। अज्ञानी टीवी को तो कर लो भाई, कम से कम उसके बहाने से मैं तुम्हारी आवाज़ तो उठा सकता हूँ, तुम्हारे अधिकार तुम्हें सतर्क तो कर सकता हूँ, तुम्हारे खिलाफ जो साजिश हो रही है तुम्हें बता तो सकता हूँ। तो सब्सक्राइब करो, खुद भी करो, परिवार से कराओ, जानने वालों को बोलो भाई ये हमारा चैनल है @अज्ञानी टीवी, इसको सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।